चलो जी, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो हम लोग को बेसिक चीज़ें थी वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम इस चैप्टर का पहला पॉइंट समझने जा रहे हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यह प्रमेय 1 है। क्या है? प्रमेय 1। ये प्रमेय भी आएगा और इस प्रमेय की मदद से कोई दो संख्या देगा, उसका हमें एलसीएम निकालने के लिए देगा और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक भी निकालने के लिए वो कहेगा और लघुत्तम समापवर्तक भी निकालने के लिए कहेगा। तो पहले हम प्रमेय को अच्छे समझ लेते हैं। प्रमेय को अच्छे समझेंगे तो हम लोग को और आगे इसके पढ़ने में लोग को क्या होगा, मदद मिलेगा। ठीक है, पहले प्रमेय समझ लेते हैं। प्रमेय क्या कहलाता है? तो प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। यह थ्योरम क्या कहता है? इस थ्योरम के अनुसार कोई अगर एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या, प्रमेय से वो क्या नाम है, प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। मान लेते हमारे पास एक भाज्य संख्या क्या है, 42। क्या है? 42 है। अब अगर हम लोग 42 का गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में, अब क्या करते हैं, इस भाज्य संख्या गुणनखंड करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, 42 का कैसे हम लोग गुणनखंड करेंगे? तो 42 को लिखेंगे इस तरह से, 2 बार में जाएगा, कितने बार में? 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। तो इसका गुणनखंड किस तरह से आएगा? तो आएगा 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। बात सुना रहा है? अब इस प्रमेय का मतलब यह है, ये प्रमेय यह कहना चाहता है कि यह जो भाज्य संख्या, ये क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है ना जी। ठीक है, ये 1 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 2 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 3 के भी पहाड़ा के आ रहा है, 7 में भी और 42 में भी। 2 से अधिक क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो यह 42 क्या है तुम्हारा? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। कल का ऐड द डेफिनेशन कल पढ़ा भी थे। ठीक है, तो यह जो 42 है, इसका जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो इस सभी भाज्य संख्या, जितने भी भाज्य संख्या होती है, वह सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं? फिर समझो, सभी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सकती है। बात सुनाया? और यह जो गुणनखंड है, अगर इनका क्रम, हम इसको क्या करते हैं, क्रम को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, यानी नगण्य मानेंगे। क्रम को हम लोग ना मतलब उसको क्रम को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, क्रम को लेकर नहीं चलेंगे। अगर क्रम को छोड़ दिया जाए तो इन अभाज्य संख्याओं गुणनखंड के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड तुमको नहीं मिल सकता। बात समझ रहा है? 42 को तुम ऐसे कभी नहीं लिख सकते हो। 42 जो है यह हमेशा 2 × 3 × 7 ही आएगा। अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो 2 × 3 × 7 ही आएगा, और कोई संख्या इसके अलावा नहीं लिख सकते। अगर तुम कहोगे हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 7 × 3, तो हम बोले क्रम को बदलने के हम लोग इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, क्रम को बदलना का छोड़ कर चल रहे हैं। तो इन सभी इसका जो ये क्या भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा ये क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है, और कोई दूसरा भाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको लिख नहीं सकते। बात समझ रहा है? ये बात समझ में आया? ठीक, जैसे हम क्या 36 एक नंबर है। क्या है? 36 एक नंबर है, तो 36 कैसे लिख सकते हो? तो 36 को 2 × 3 × 3, यही संख्या, इसके अलावा और कोई अलग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही हमारा क्या कहता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। किसी को दिक्कत? बात हो रहा है? कोई भी अगर भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या है, तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है, दूसरा कोई और उसका गुणनखंड नहीं मिलेगा। अगर हम बोले कि 18 का गुणनखंड होता है 2 × 3 × 3, ठीक है, तो तुम 3 × 4 × 3 नहीं लिख सकते हो। बस ये दूसरा नंबर हो जाएगा। अच्छा, ये जो भाज्य होगा ना, यहाँ 5 नहीं कर सकते हो, समझ में आया? यह दूसरा संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या। इसका गुणनखंड यही है और ये क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या हम लोग गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते। यही इस प्रमेय का अर्थ है। इस प्रमेय का क्या अर्थ है? कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा
सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय, अर्थात इस गुणनखंड के अलावा धरती पर और कोई दूसरा गुणनखंड उसका नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? अगर उसके क्रम को हम लोग दरकिनार करके चले तो दूसरा गुणनखंड नहीं मिलेगा। किसी को समझने को दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? अब इसी का उपयोग करके हम लोग कुछ अलग चीजें भी हम लोग समझेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? कुछ संख्या गुणनखंड निकालो तो फटाफट से कुछ संख्या गुणनखंड निकालो। हम दे रहे क्वेश्चन, दे दे क्वेश्चन पहले इसका निकालो। 80 वाला, दूसरा 124, तीसरा, चौथा, पांचवा। फटाफट सबका गुणनखंड करो जल्दी। चलो जी, अब ध्यान दो। अब कुछ एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको हम समझा देते हैं, फिर आगे हम लोग HCF और LCM निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक विशेष प्रकार क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन क्या बन जाता है। हम लोग सबसे पहले इन सभी का गुणनखंड करेंगे। जो गुणनफल दिया है इसका हम लोग गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। गुणा कराने वाले देखें कौन सा भाज्य संख्या आ रही है। सभी आभाज्य संख्या गुणनफल है, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे और देखें कौन सा संख्या आ रहा है। तो देखो 2 3 6 7 42 है। क्या आया? 42 है। इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा? 3 7 21। 21 से गुणा 11 बार कराओगे कितना आएगा? 21 गुणे 11, 11 कम 11, 11 गुना 22, 22 से 1 23, 2 से 31 आएगा। इसका 2 से 31 आ रहा है। इसका देखो 2 5 10 3 30, ठीक है। इसका कितना आ रहा है? 33 गुणे में 13, 33 गुणे में 13 3 39 और 13 3 39, 39 3 42 हो जाएगा। 39 से कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। बात समझ रहा है? इसमें क्या हम लोग को समझना है, प्रश्न इस तरह से आता है, इस तरह से तुम्हें गुणनखंड दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन से ऐसा गुणनखंड है जिसका गुणा करने पर इकाई के स्थान पर 0 आता है। इकाई के स्थान पे 0 आता है। तो इसको अगर तुम गुणा करके जाओगे चेक करने तो अब तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। यहाँ तो छोटा छोटा संख्या देता ना जल्दी हो गया, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी होंगी तो तुम्हें चेक करने में बहुत मुश्किल होगा। क्या होगा? मुश्किल होगा। तो वहाँ पर तुम गुणा करने जाओ तो टाइम पास होगा। तो जरूरी है कि उसको हम लोग ट्रिक द्वारा समझ लें, कुछ शॉर्टकट मेथड समझ लें, कुछ आधारभूत प्रमेय समझ लें कि भाई ये अगर रहेगा तो शून्य आना तय है। बात समझ रहा है? इनमें अगर तुम देखोगे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर तुम्हें 2 3 7 दिख रहा है। गुणा करने पर 0 इकाई के स्थान पर, इकाई मतलब वंश के प्लेस पर शून्य नहीं आया है। वंश के प्लेस पर 0 आया है। यहाँ पर वंश के प्लेस पर क्या है? 2। टेंशन में मतलब बस यहाँ देखना है वंश के प्लेस पर। कहाँ देखना है? वंश के प्लेस पर एक ही ऐसा गुणनखंड जिसके स्थान पर वंश के प्लेस पर क्या आया है? 0 आया, यानी इकाई के स्थान में क्या है? 0। उस समय तुम्हें एक अलग नंबर दिखेगा। क्या दिखेगा? तुम्हें एक नंबर दिख रहा है 2 और एक नंबर दिख रहा है 5। अगर धरती पर कोई ऐसा गुणनखंड, कोई सा भी गुणनखंड है, अगर उसमें तुम्हें 2 नंबर दिख जा रहा है, 2 दिख जा रहा है और 5 गुणा के रूप में दिख जा रहा है, और तब वहां पर इकाई के स्थान पर 0 आना तय है। 0 आना तय है। बात सुना रहा है? चाहे गुणनखंड कितना भी लंबा, हमसे उससे मतलब नहीं है, तुम्हें ढूंढना है क्या उसे गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नजर आ रहे हैं। बस अकेले 5 है तो नहीं, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्या अगर गुणनखंड के रूप में है, अतः इकाई के स्थान पर 0 आना तय है। बात समझ आया? अब जैसे प्रश्न इसमें क्या पूछेगा, देखो ध्यान से। इसमें इस तरह से प्रश्न पूछेगा, कहेगा 4 टू पावर n है एक संख्या, 4 टू पावर n एक संख्या है, ठीक है। और n एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है? एक नेचुरल नंबर। n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से नेचुरल नंबर, ठीक है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो n का वह सभी वैल्यू बताइए जिसके लिए इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू आ रहा है उसके इकाई के स्थान पर 0 है। इकाई के स्थान में क्या आ रहा है? 0 आना चाहिए। इकाई के स्थान में क्या आना चाहिए? 0। तो तुम क्या करोगे? n बराबर 1, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे लिखोगे? समय लग जाएगा। नहीं, अभी से स्टार्ट करोगे, हमारे उम्र में आ जाओगे तब तक करते करते, नहीं तब वो नहीं आ पाएगा।
हाँ ये खुश हो रही है, सोचेगी चलिए ठीक है, नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे तुम, कहोगे इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 तो पावर n। तुम्हें यहाँ पर इसका गुणनखंड में 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 2 है। हम क्या बताए हैं 2 गुणे 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या इसमें इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि इस संख्या में चाहे n का कोई भी मान रखें उसमें इकाई के स्थान पर शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है उसमें बस केवल 2 ही संख्या है। हमें इकाई के स्थान पर शून्य आने के लिए 2 गुणे 5 होना अनिवार्य है, तभी क्या आएगा इकाई के स्थान पर 0 आएगा। तो और अदरवाइज 0 नहीं आएगा। बात सुना? यहाँ पर छोटा सा प्रश्न है लेकिन आज अगर तो बुद्धि छितरा कर रख देगा, समझ में नहीं कैसे हल करें। बात समझ रहा है? तो क्या कॉन्सेप्ट होना है कि अगर कोई संख्या का गुणनखंड कर रहे हो, अगर उस गुणनखंड में 2 और 5 दोनों गुणा के रूप में, प्लस के रूप में मत कर देना यार, गुणा के रूप में रहेगा तभी क्या होगा इकाई स्थान पे 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। इसको तुम लोग नीचे लिख लो। क्या कर लो? लिख लो। करो इसको जल्दी, ये कर लो, उसके बाद ये वाला भी करो, करके देखो। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है? HCF हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त। क्या पढ़ते हैं? समापवर्त, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास 2 कोई भाज्य संख्या, क्या है? 2 कोई भी भाज्य संख्या है। एक 18 है और एक 24 है। एक 18 और एक 24 है। तो इसका महत्तम समापवर्तक कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो मान लेते हैं हम नंबर क्या आ रहा है? n आ रहा है। क्या आ रहा है? एक तरह से मान लेते हैं कि इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है। पहले समझते इसका मतलब क्या है, बाद में निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये 2 भाज्य संख्याएं क्या है? यानी कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई ना कोई नंबर आएगा। मान लेते n आया, मान लेते क्या आया है? n आया है। अब n आया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि n वह बड़ी से बड़ी संख्या है। क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो अकेले दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्या कर सकता है? दोनों को, एक को नहीं। ऐसा नहीं बस इसको डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं बस इसको, दोनों को डिवाइड कर सकती है। यह बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी कोई संख्या तुम्हें नहीं मिल सकती कि दोनों को डिवाइड कर पाए। क्या कर पाए? बात समझ रहा है? दोनों क्या कर पाए? डिवाइड कर पाए। इससे छोटी संख्या मिल सकती है लेकिन इससे बड़ी संख्या नहीं मिल सकती। वही होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि किसी भी भाज्य, कोई 2 भाज्य संख्या है या 3 भाज्य संख्या है, 2 से ज़्यादा जितना भी हो, 2 से ज़्यादा जितना हो, 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का वह गुणनखंड, वह क्या होता है? गुणनखंड जो अकेले सभी भाज्य संख्याओं क्या कर सकता है? पूर्णतः विभाजित कर सकता है। पूर्णतः क्या कर सकता है? विभाजित कर सकता है। वही क्या कहलाता है? उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। बात सुन रहा है? किसी को दिक्कत, किसी कोई समस्या? बात पर जैसे हम कहें एक संख्या हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 48 ले लेते हैं, ठीक। तो अब इनका भी कोई ना कोई संख्या महत्तम समापवर्तक आएगा। मान लेते फिर m आ गया। क्या आ गया? m। इसका मतलब क्या होगा? m वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर पा रहा है। पूर्णतः क्या कर पा रहा है? विभाजित कर। क्या इससे बड़ी कोई भाज्य संख्या हम लोग, अरे सॉरी, इससे बड़ी कोई संख्या मिल सकती है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर पा रहा हो? नहीं मिल सकता। क्या इससे छोटा मिल सकता है? हाँ, छोटा मिल सकता है लेकिन बड़ा नहीं मिल सकता। बात समझ में आ रहा है? इससे बड़ा नहीं मिल सकता जी। किसी को दिक्कत? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो अकेले 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है या कर सकता है। बात समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब। अब हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग निकालेंगे हम लोग HCF। क्या निकालेंगे? HCF किस मेथड का उपयोग करके? तो वही क्या बताएंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या, कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो इससे पहले हम लोग का एक था वो था क्या नाम है,
कोई थ्योरम करके एक और था, हमें नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो वो था यूक्लिड थ्योरम करके था, वो सिलेबस यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या ऐसा था, वो सिलेबस से हट गया है। वो रहता तो वो पढ़ाते, वो सिलेबस से हट गया है। ठीक है, अब न्यू सिलेबस में जो दिया हुआ है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कीजिए कि किसी भी संख्या का क्या वो निकालिए, SCF निकालिए। क्या निकालिए? SCF। दो संख्या लेकर चलेंगे, एक संख्या ले रहे हैं 18, एक संख्या ले रहे हैं 24। पहले दोनों का क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड करना कैसे होता है ध्यान से देखो, तुम लोग कैसे करेंगे। तो 18 गुणनखंड इस तरह से करेंगे, 2 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में, हो गया। जो आया उसको लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका करोगे तो कर लोगे 6 चौके 24। तुम लोग सीखो थोड़ा सा ना, थोड़ा तेज। 6 चौके 24 या 8 त्रिका 24, तो 2 गुणे 2 8 हो गया, और त्रिका 24 हो गया एक बार में। ठीक है, HCF क्या करता है? HCF हिंदी में से बोलते हैं शॉर्टकट में MSF। ये इंग्लिश क्या बोलेंगे? HCF। HCF क्या करता है कि इनका क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर। बस किसको लिखोगे? कॉमन फैक्टर। क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर। इसमें तुम लोग एक और स्टेप सीखोगे। कैसे सीखोगे? इस तरह से, यह 2 लिखा है तो 2 के पावर 1 लिखोगे। ठीक है, 3 कितनी बार है? तो 3 कितनी बार है? पावर 2 बार है। और इस तरह से लिखना है, इस तरह से। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? तो 2 पावर 3 और 3 के पावर 1, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, HCF निकालते समय, क्या निकालते समय? HCF निकालते समय तुम ध्यान दोगे कि जो उभयनिष्ठ नंबर है, कौन सा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड को निम्नतम घात वाला, निम्नतम घात के साथ लिखना है। कैसे लिखना है जी? क्या बताओगे? हाँ, कॉमन फैक्टर विद द मिनिमम पावर। कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर, वैसे ही लिखना है। कैसे लिखोगे? कॉमन फैक्टर लिखोगे विथ मिनिमम घात। ये नहीं समझना है, ये समझ में नहीं, जब यहाँ पर लिखेंगे तब समझना है। कैसे? ध्यान से देखो, तो इस तरह से लिखना है। पहले कॉमन फैक्टर कौन है? तो देखो, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दिख रहा है? दोनों में कॉमन है 2, तो 2 लिख दिए। हाँ, पावर क्या बताओ? मैक्सिमम वाला लिखना है कि मिनिमम? तो पावर इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 3। पावर 1 है और 3। हम क्या बताए? कौन सा पावर लिखना भाई? मिनिमम घात के साथ। किसके साथ? मिनिमम घात। तो मिनिमम कौन है? 1 है कि 3 है? 1। तो घात का लिखेंगे 1। अब गुणा 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर भी है, 3 कॉमन है। ठीक, पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पावर हो गया 1। तो ये हो गया 2 गुणे 3, 2 3 6। क्या हो गया? 6। ये है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आया? हाँ, क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर विद द मिनिमम पावर। कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर। किसी को समझने को दिक्कत? एक क्वेश्चन तुम लोग अपने से करके दिखाओ तो हमें, 36 और 48 का निकाल के दिखाओ तो हमें फटाफट से। 36 और 48 का HCF निकाल के दिखाओ। ये कर लो तो हम LCM निकालना सिखा रहे हैं।